धन्यवाद सर। और अब मैं आप सभी लोगों के बीच जैसा कि हम अपने स्थापना दिवस पर काशी कला कस्तूरी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर सबनम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो संस्था का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं बिना किसी भूमिका के मैं रिपोर्ट जो हमारी वार्षिक रिपोर्ट है मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। इस शेर के साथ कि लहर लहर जाह्नवी की उठकर यहाँ पे मस्तक झुका रही है, लहर लहर जाह्नवी की उठकर यहाँ पे मस्तक झुका रही है स्वर्ग जाने का रास्ता यहाँ की सीढ़ी बता रही है। ये वो नगर है जहाँ की धरती अदब से चलना सिखा रही है, ये वो बनारस है पैर जिसका पवित्र गंगा धुला रही है, ये वो बनारस है पैर जिसका पवित्र गंगा धुला रही है। मैं एक शिक्षिका हूँ। काशी कला कस्तूरी में अधिकतर लोग शिक्षक हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि शिक्षण कार्य के अलावा भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है जो हमें पूरा करना चाहिए। इसी सोच ने काशी कला कस्तूरी संस्था की स्थापना की। काशी कला कस्तूरी की स्थापना 10 अक्टूबर 2019 को हुई। कोरोना का समय था जब लॉकडाउन के कारण समस्त गतिविधियां ठहर सी गई थी। उस समय आवश्यकता थी उस तनाव भरे वातावरण से बाहर लाकर सबके लिए ऐसा कुछ करने की जो मनोरंजन के साथ मस्तिष्क को स्वस्थ वातावरण दे सके। ऐसे में हमने काशी कला कस्तूरी मंच के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम करने की योजना बनाई जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो। अलग अलग कैप्शन के साथ हम विभिन्न तरह के कार्यक्रम करने लगे, जैसे चिल्ड्रन स्पेशल जिसमें छोटे बच्चों को जगह दी गई, यूथ वॉइस जो बनारस के यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनको हमने मंच दिया, कजरी महोत्सव, जीना इसी का नाम, हमारे चैंपियन जो कैंसर सर्वाइवर के लिए है, और इसमें जो सर्वाइवर है मैं उनको मंच पर लाती हूँ, उनसे टॉक करती हूँ ताकि जो ग्रसित हैं इस रोग से उनसे हिम्मत मिल सके, हौसला मिल सके। स्वास्थ्य और हम ओल्ड एज की जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उससे रिलेटेड हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, हार्ट सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और मेडिसिन के डॉक्टर्स। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी भी जो पद्मश्री है बनारस के, वो भी कई बार काशी कला कस्तूरी पे आए, और इस तरह से डॉक्टर्स की भी हम तरह तरह के मर्ज से रिलेटेड अपने प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा एक अहम प्रोग्राम काशी कला कस्तूरी का स्वरों के रंग सुचरिता के संग, इसमें मैं और सुचरिता गुप्ता जी हम दोनों ने ये फैसला किया कि बनारस का जो संगीत है, जो बच्चे हैं, जो नन्हे बच्चे हैं, उन तक पहुँचे। और तरह तरह से अगर जो बनारस तो ठुमरी, दादरा, होरी, चैती इन सब का शहर है, तो उसके विभिन्न आयामों पर हम लोग बात करते हैं, संगीत की उन बारीकियों पर बात करते हैं। और बनारस जिन संगीतकारों से, जो महिला संगीतकार हैं या पुरुष संगीतकार हैं, जिनसे जाना जाता है, उनकी रिसर्च करके उनकी बातों को हम लोग बरूएकार लाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो काशी की धरोहर को उनमें संजो सकें। इस तरह के हम कार्यक्रम हर महीने के ये लास्ट सैटरडे को होता है, स्वरों के रंग सुचरिता के संग। इसके अलावा गुफ्तगू में हम बहुत सी शख्सियतों को सामने लाते हैं और उनसे अलग अलग जिस फील्ड के होते हैं उस फील्ड पर हम उनसे बातें करते हैं। अभी हमने मुंबई से हैंड राइटिंग बहुत ही अहम होती है, किस तरह से किसी की शख्सियत को, किसी के व्यक्तित्व को उसके हैंड राइटिंग से समझा जा सकता है, वो मुंबई से लाइव हुए और इस तरह का हमने प्रोग्राम अभी किया। उसके अलावा धरोहर, जो काशी की धरोहर है, उस पर भी हमारी नज़र रहती है। और किस तरह से, जैसे हमने ये साल भर तक लगातार हमारा हर सैटरडे को ये प्रोग्राम चला धरोहर नाम से काशी के, जो हम काशी के उन मंदिरों पर मैंने बात किया जो काशी के लोग कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो जिनका जिक्र
पुराणों में है, वेदों में है, लेकिन लोग नहीं जानते क्योंकि वो घरों में महदूद हो गए हैं। बहुत से मंदिर बनारस के हैं जो घरों के अंदर हो गए हैं। तो उन मंदिरों पर हमने बात किया, फिर बनारस के उन घाटों पर बात किया जिनका वेदों और पुराणों में जिनका जिक्र है। तो फिर उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लामिज़्म, खानकाहों पर, सूफीज़्म पर बनारस के, उन पर हमारा ये एक धरोहर नाम से एक लंबा प्रोग्राम चला। ये सब फिर उसके बाद साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण के अंतर्गत जितनी भी साहित्यिक चीज़ें हैं बनारस और हमारा उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य पर भी हम लोग इस पे कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके अलावा विश्व योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और फिर सुरों का सफ़र, इस पे जो न सिर्फ बनारस की विभूतियाँ बल्कि हिंदुस्तान की जितनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं उनको भी हम उनसे हम बात करते हैं, उनकी संगीत की बारीकियों को सीखते हैं ताकि हमारे काशी के बच्चे भी उन सब चीज़ों को जान सकें। तो अक्सर हमारे काशी कला कस्तूरी पर जो ऑनलाइन जो प्रोग्राम हुआ तो उसमें शहनशाह गज़ल अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन आए और इसके अलावा रीता गांगुली जी 85 साल की एज में उन्होंने भी लाइव किया, हमारे प्रोग्राम में आई। सोमा घोष जी, ब्रज कोकिला माधुरी शर्मा जी और सबसे अहम तो प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य सर से मैं अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी सी बातें पूछती रहती थी और उस पर वीडियो बनाया, क्लिप बनाया और उसको डाला, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ है बनारस की अगर धरोहर को जानना है, बनारस की संस्कृति को जानना है, बनारस के संगीत को जानना है और न सिर्फ बनारस का संगीत बल्कि संगीत के विभिन्न आयामों को, संगीत की तमाम बारीकियों को अगर जानना है तो प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी से बात किया जाए। तो मैं इस सब तरह को जानते हुए तो कई बार मैंने सर के साथ प्रोग्राम किया। इसके अलावा परिचर्चाएं हम करते रहते हैं, तरह तरह के विभिन्न टॉपिक्स पर, विभिन्न मुद्दों पर हमारी परिचर्चाएं काशी कला कस्तूरी पर या ऑनलाइन सब होती हैं। फिर उसके बाद कवि सम्मेलन और मुशायरा जो गंगा जमनी तहजीब को सामने रखते हुए, क्योंकि मेरा मकसद है, मेरा ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम का मकसद, काशी कला कस्तूरी का यह मकसद है कि समाज में लोगों के बीच में भाईचारगी हो, मोहब्बत हो, नफ़रतें ख़त्म हो। उसके लिए हम कवि सम्मेलन और मुशायरा करते हैं जो गंगा जमनी तहजीब की द्योतक होता है। हमारे उत्सव जो हमारे भारतीय त्यौहार हैं, चाहे वो असम के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे दक्षिण भारत के हों, कहीं के भी हों, उन सब की क्या वो रिलीजन के अलावा हमारी ज़िंदगी में वो कितनी महत्व रखते हैं। हमारे उत्सव, हमारे जितने ये सब सारे हमारे त्यौहार होते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। उसके अलावा विश्व महिला दिवस, इसमें हम 8 दिन तक लगातार विश्व महिला दिवस पर उन महिलाओं को लेकर आते हैं जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने कार्यों में लगे हुए समाज को एक दिशा और नई दिशा दे रही हैं, उनको मैं लेके आती हूँ। विश्व स्वास्थ्य दिवस, इस पर हमारा कार्यक्रम होता है, बनारस की धरोहर जैसा कि मैंने बताया, और बहुत सी चीज़ों को जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं उसको रिवाइव करने का भी काम काशी कला कस्तूरी कर रही है। जैसे बेलाबाड़ी, रत जगह अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे नहीं जानते हैं या कम जानते हैं। जलेबा क्यों मिलता है, रत जगह बोलते किसको हैं, रत जगह में होना क्या चाहिए और रत जगह में जो बनारस का संगीत है वो किस तरह का होना चाहिए। तो मैं और विदुषी सुचरिता गुप्ता जी हम लोग कम से कम 1 बजे रात तक उस तरह की महफिल रत जगह की सजाए होते हैं और कम 10-10 हज़ार लोग एट ए टाइम व्यूअर्स होते हैं उसको देखने वाले। तो अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है कम से कम ये फैल रही है। और न जाने कितने लोगों ने, जब हमारा ये पोस्टर सामने आता है, इन्विटेशन कि हम ये रत जगह कर रहे हैं फला तारीख को, तो लोगों के फ़ोन्स आते हैं, बड़ी उम्र वालों के भी कि आखिर ये रत जगह होता क्या है, तो उसके बाद बताते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है वो आगे तक बढ़े। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड कैरियर, बच्चे जो लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं उसमें उनका कैरियर किस तरह का होना चाहिए, उसके लिए उन्हें क्या करना है। तो बनारस के एथलीट हैं नीलू मिश्रा जी, उनको लेके आते हैं, फिर किस तरह से उनको करियर बनाना है उसमें, उस पर हम लोग बात करते हैं। और इसके अलावा आओ अमन की ओर, आजकल एक नया प्रोग्राम हमने शुरू किया है, आओ अमन की ओर, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि काशी कला कस्तूरी का ये मकसद होता है कि हम नफ़रतें कम करें, नफ़रतें ख़त्म हो, मोहब्बत की वर्षा हो। तो इसलिए अमन की ओर, तो उसमें हम हर मज़हबों की बात करते हैं।
अभी मैंने ये किया था कि आब ज़मज़म, जो इस्लामिज़म में आब ज़मज़म का महत्व बहुत अहम है, और गंगा जल जो हिंदुइज़म में है, तो किस तरह से आब ज़मज़म और गंगा जल एक है, किस तरह से मैंने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैंने ऑनलाइन इस पर प्रोग्राम किया। अगर विश्वनाथ गोकर जी आए हों, उनके साथ ये काफ़ी हमने इस तरह के प्रोग्राम किए। तो इस तरह से मैं एक एक धर्मों की, जैसे शादी ब्याह है तो दूसरे धर्म में क्या है, और सबसे बड़ा झगड़ा तो धर्मों का ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि धर्म के नाम पर आप ये देखिए और सिमिलरिटी को देखिए, एकता को देखिए, समानता को देखिए। तो उस पर हम तरह तरह की चीज़ों को रिसर्च करके सामने लाते हैं कि किस तरह से सिमिलरिटी है दोनों मजहबों में, आप उसको देखिए और एक होइए, मोहब्बतों से रहिए, एकता में रहिए, भाईचारगी में रहिए। तो इस तरह से आओ अमन की ओर भी हमारा एक अहम प्रोग्राम चल रहा है। आज जबकि इस संस्था के 4 साल पूरे हो गए हैं, ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने अब तक ऑफलाइन और ऑनलाइन 200 प्रोग्राम मैंने किए हैं। और सिर्फ यही नहीं कि इसके द्वारा जो प्रसारित कार्यक्रम है वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी देखे गए हैं और देखे जा रहे हैं, विदेशों में भी। काशी कला कस्तूरी केवल साहित्यिक सांस्कृतिक मंच ही नहीं है बल्कि समाज सेवा का भी मंच है। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कैंसर ग्रस्त लोगों के लिए काम करना भी हमारा एक उद्देश्य है। हमारे चैंपियन कार्यक्रम के माध्यम से कैंसर सर्वाइवर को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जिससे कैंसर ग्रसित लोगों को हिम्मत और हौसला मिल सके। कैंसर से ग्रसित लोगों की काउंसलिंग करके उनको जीने की उम्मीद बनाते हैं, और जो इलाज करने में अक्षम हैं उनकी तरह तरह से मदद करते हैं। स्वास्थ्य और हम कार्यक्रम में डॉक्टर से स्वास्थ्य संबंधी बातें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संस्था में बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जिससे बच्चों की प्रतिभा को निखारने का, युवाओं को अपनी प्रतिभा को सामने लाने का अवसर मिलता है, और विशिष्ट व्यक्तियों से वार्ता लोगों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होती है। हम कम से कम 30 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। संस्था का निरंतर ये प्रयास है कि नई चीज़ों को सामने लाए और पुरानी संस्कृति को, जो हमारी विशिष्ट पहचान है, नई पीढ़ी में संजो कर नष्ट होने से बचाएं। इसी सोच के साथ काशी की धरोहर नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहा। बहुत लोगों ने ये पूछा, जो ऑनलाइन जब ये इसको लाइव करती हूँ तो उस पर लोगों के मैसेजेज आते हैं कि ये इस मंदिर के मेरेकल का क्या है, ऐसा मेरेकल तो मैंने सुना नहीं, ये खानका है, ये दरगाह है, इस काशी में ये दरगाह है लेकिन इसका हमने सुना नहीं, इतना मेरेकल है। तो इस तरह की चीज़ें। फिर एक और काम, जो मलिन बस्तियों के बच्चों को नई दिशा और दशा देने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी संस्था भरसक प्रयास करती है। गंगा जमनी तहजीब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काशी कला कस्तूरी का अहम मकसद है कि हर धर्म और मजहब के लोगों में आपस में भाईचारगी बनी रहे। इसके लिए हमारी संस्था सदैव प्रयासरत रहती है। और इसके अलावा बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। मैं बहुत ज़्यादा योजनाएं तो नहीं बनाती, मैं सोचती हूँ कि उन्हीं योजनाओं को बनाया जाए, उन्हीं कामों को किया जाए जो मैं कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल सामने घाट पर जो होमलेस लोग हैं, जो खाना बदोश लोग हैं, उनको वहाँ पे बहुत सी औरतें हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं, तो उनसे मैंने जाकर बात किया, समझा, और ये लगा कि उनको बहुत संगीत में रुचि भी बहुत है। उन्होंने मुझसे कहा, मैडम आप क्या सुनना चाहती हैं, मैं सुना दूंगी, भारत के किसी भी क्षेत्र की चीज़ें सुनना चाहेंगे सुना दूंगी। लेकिन ये मुझे मालूम हुआ कि सब ड्रग एडिक्ट हैं, तो उनको ड्रग एडिक्शन से निकालना, उनकी काउंसलिंग करना, उसमें हम लगे हुए हैं कि ताकि वो लोग समाज की मुख्यधारा में आएँ। और साथ ही ये तो हम काम कर रहे हैं, और साथ ही जो हमारी योजना है जिसमें हम समाज के हर तबके के लोगों की और आप सब बुद्धिजीवियों की भी ज़रूरत है। हम बच्चों के लिए खासकर जो
जो कूड़े बिनने वाले बच्चे हैं, प्लास्टिक बिनने वाले बच्चे हैं, जो होमलेस हैं, जो खाना बदोश बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि हम ऐसा स्कूल, ये मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसा स्कूल तैयार करूँ जिसमें वो बच्चे उसी में रहें। क्योंकि मिड डे मील वाले बच्चे गवर्नमेंट ने बहुत इंतज़ाम किए हैं, लेकिन वो बच्चे जाते हैं मिड डे मील खा के और फिर वो वापस फिर उसी अपने काम में लग जाते हैं, वही गंदगी में रहते हैं, वही कूड़ा बिनना और प्लास्टिक बिनना और वही उनकी ज़िंदगी होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को हम एक हॉस्टल की सुविधा देकर ऐसा रेसिडेंशियल स्कूल बनाएं कि बच्चे वो उसी में रहें और उसके बाद वो 12th पास करने के बाद वहीं पे ITI के तमाम ब्रांचेस हों ताकि वो टेक्निकल हैंड होकर निकलें। और जो बच्चे अगर उसमें अच्छा करेंगे, वो मेडिकल CA बनना चाहें या मेडिकल में जाना चाहें, इंजीनियरिंग में जाना चाहें, वहीं से हम उनको भेजें। तो इस तरह से ये ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चे नरक से निकल करके एक समाज की मुख्यधारा में वो आए और फिर उनका भी समाज के लिए एक अहम योगदान हो। क्योंकि अगर हम ऐसे स्कूल खोल दें जिसमें हम बच्चों को तो पढ़ाएं, लेकिन फिर शाम को या दोपहर में वो अपने घर वापस आ जाएंगे, तो यकीनन कि फिर वो अपनी ज़िंदगी में रम जाएंगे, वो फिर जाएंगे और मिड डे मील खा करके फिर चले आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसा स्कूल चाहते हैं कि जिसमें बच्चे वहीं रहें, वहीं उस तरह से उनको संस्कार दिया जाए, वो उसी तरह का एजुकेशन दिया जाए कि वो समाज की मुख्यधारा में आए और समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए वो कुछ कर सकें। तो देखते हैं कि ये आप सबकी ज़रूरत होगी। और मैं ये जानती हूँ कि कोई अगर ख्वाब पाला जाता है, कोई अगर क्राइटेरिया बनाया जाता है, कोई अगर नक्शा खींचा जाता है, तो मकान ज़रूर बनता है और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, मुझे उम्मीद है। हालांकि कि ये एक कागज़ की कश्ती लेकर मैं चल रही हूँ, लेकिन वो एक अच्छी कश्ती और क्या कहूँ कि एक लकड़ी की एक कश्ती ज़रूर बनेगी और हम अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करती हूँ।